हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोलिलिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मोलिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। देखिए, मोलिलिटी क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने आपको कवर किया था, पढ़ाया था कि मोलरता क्या होता है, मतलब मोलरिटी क्या होता है। हमने बताया था उसमें, एक बार फिर सुन लीजिए आप, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोलों की संख्या उपस्थित होगा वो घोल उसका मोलरता कहलाएगा। ठीक है, जिसमें आपको हमने पढ़ाया था एम बराबर, मतलब क्या, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर को हम एमएल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्टकट हम लिख दिए हैं, इन मिलीलीटर। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, एम बराबर। अगर हम किसी पदार्थ के मोल ज्ञात करना चाहते हैं तो दिए हुए द्रव्यमान में उसके मोलिकुलर मास या मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो उस पदार्थ का हमें मोल ज्ञात प्राप्त हो जाती है, मतलब मोल हमें ज्ञात हो जाता है। यहाँ क्या कहते हैं, सॉल्यूट के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके दिए हुए द्रव्यमान में उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो उसका मोल्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मोल को हम जनरली एम से डिनोट करते हैं। तो एम बराबर क्या होता है, W/m। W क्या है, यहाँ दिया हुआ वेट होता है, और m जो होता है वो मोलिकुलर मास या मोलर मास होता है। ठीक है, मतलब जो पदार्थ है उसका हम मोलिकुलर मास ज्ञात कर लेंगे और दिए हुए वेट में उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका हम मोल प्राप्त हो जाएगा। तो उसके आधार पे हमने आपको पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन ml में। वही इसको हम सही से लिखेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे आ जाएगा, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने आपको ये चीज़ कवर किया था उसमें, और ये भी बताए थे कि मोलरता जो होता है वह तापमान पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है मोलरता का, क्या होता है, यूनिट होता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, या उसी को हम कैपिटल एम से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था मोलिलिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मोलिलिटी। अब मोलिलिटी होता क्या है। मोलिलिटी में हमने जाना था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्रेजेंट होगा वह घोल उसकी मोलरता कहलाएगा। मोलिलिटी में क्या होता है, मतलब मोलरता में होता है 1 केजी घोलक लेते हैं, और 1 केजी घोलक में जितना सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्रेजेंट होगा वह घोल उसका मोलरता कहलाएगा। कहने मतलब यह है कि 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम विलायक, मतलब सॉल्वेंट में जितना घुल के मोलों की संख्या उपस्थित होता है वह घोल उसका मोलरता कहलाता है। तो आइए इस चीज़ को हम लिखकर आपको समझाते हैं। मोलरता 1 केजी या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, मतलब विलायक, उसी को बोलते हैं घोलक। विलायक में उपस्थित घुल अर्थात सॉल्यूट, घुल के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलायक के 1 केजी या 1000 ग्राम
में जितना सोल्यूट के मोलों की संख्या उपस्थित होता है वह उसका मोललता कहलाता है। ठीक है, और मोललता को हम जनरली हम जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम्स। इस बात को आप याद रखिएगा। तो मोललता बराबर क्या होगा, घुल के मोलों की संख्या बटा घोलक, ना कि घोलक के द्रव्यमान इन केजी, किलोग्राम में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी को अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब घुल के मोलों की संख्या बटा घोलक का द्रव्यमान इन ग्राम, मतलब क्या ग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या का ज्ञात करना होता है तो दिए हुए द्रव्यमान में उसके मोलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस पदार्थ के हमें मोल प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ घुल के मोलों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मतलब मोल को हम एम से सूचित करते हैं, तो वेट में हम क्या करेंगे, मोलर मास से भाग देंगे, तो उस पदार्थ का मोल हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब घुल के मोलों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो दिए हुए वेट में उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से, वेट ऑफ सोल्यूट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, मोलर मास ऑफ सोल्यूट शॉर्टकट में लिखे हमने इंटू 1000 बाय घोलक का द्रव्यमान, मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने लिया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, अगर सही से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम फॉर्मूला के बेस पे m बराबर लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट बाय इंटू 1000, मतलब 1000, ये नीचे चला जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया इसका मोलिलिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा एक चीज़ कि आपने पढ़ा था मोलरता में कि मोलरता जो होता है तापमान पे निर्भर करता है, मतलब क्या, तापमान के साथ वह मोलरता बदल जाती है। लेकिन मोलरता के केस में ऐसा नहीं होता है, मोलरता कभी भी तापमान पे डिपेंड नहीं करता है। तो डोंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इस पॉइंट को याद रखें, इसका कहने मतलब यह है कि ताप पर निर्भर, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। कौन नहीं करता है, मोललता। ठीक है, अब इसकी यूनिट जो होता है, मतलब इकाई जो होती है, वह मोल पर केजी होगा। क्या होगा यहाँ, मोल पर केजी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, या फिर यूनिट को हम स्मॉल m से भी हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये यूनिट हो गया। दो चीज़ याद रखिएगा कि मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह द्रव्यमान में। ठीक है, द्रव्यमान तापमान के साथ बदलता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वह तापमान के साथ बदल जाता है। हम तापमान बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे अर्थात उसको घटा देंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान के केस में ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान में अगर हम, मतलब जैसे मान लीजिए 1 किलो चीनी है, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे तो उसका मास ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं 1 लीटर अगर दूध है या पानी है तो उसको हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि मोललता जो होती है वह तापमान पे डिपेंड नहीं करता है। इसका यूनिट जो होता है मोल पर केजी होता है, या मोल केजी इनवर्स होता है, या इसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिस घोल की
मतलब जिस सॉल्यूशन का मोलैलिटी अगर 1 प्राप्त हो तो वह घोल क्या कहलाएगा, मोलल सॉल्यूशन कहलाएगा। हमने आपको मोलरता के केस में पढ़ाए थे कि जिस घोल की मोलरता अगर 1 निकल जाए, मतलब क्या, अगर मोलरता 1 होता है तो वह घोल मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर किसी घोल की मोललता अगर 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको यहाँ हम इसको मिटाते हैं। इसको भी याद रखिएगा, मतलब जिस घोल की मोललता मतलब मोलैलिटी 1 हो उसे मोलल सॉल्यूशन मतलब मोलल घोल, ठीक है, या मोलोबिलियन कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जिस घोल की मोलरता अगर 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मोल फ्रैक्शन, उसी को हिंदी में बोलते हैं मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। चलिए, मोल अंश को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेट करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं x से, डिनोटेड बाय x। अब देखिए मोल अंश होता क्या है, मतलब मोल प्रभाज या मोल अंश अर्थात मोल फ्रैक्शन क्या है। कहते हैं कि जिस घोल में घटक के मोलों की संख्या, घटक कहने मतलब ये है कि कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होता है, आपको हमने पढ़ाया है कि घोल जिस पदार्थों के मिलने से बनता है वह पदार्थ घटक कहलाता है, अर्थात कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम शरबत बनाते हैं, शरबत बनाने के लिए अगर हम चीनी लेंगे, पानी लेंगे, नमक लेंगे, तो ये 3 पदार्थ के मिलने से क्या हुआ, शरबत बना। तो ये 3 पदार्थ क्या होगा, घटक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा कि जिस घोल में घटक के मोलों की संख्या, घटक मतलब क्या, अवयव, जिस घोल में अवयव के मोलों की संख्या तथा उस घोल में जितना भी घटक होगा उसके कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वह ही उसका क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। फिर सुनिए, मतलब जिस घोल में घटक के मोलों की संख्या तथा उस घोल में कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, मतलब किसी घोल में घटक के मोलों की संख्या तथा उसके कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आइए इस चीज को हम कवर करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। कहते हैं किसी घोल मतलब विलयन में उपस्थित, किसी घोल में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या तथा उसके कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। हमने साफ साफ लिख दिया है, किसी घोल में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या, मतलब घटक मतलब क्या, कंपोनेंट,
तथा उसके कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे? x बराबर घटक के मोलों की संख्या, या हम घुल भी लिख सकते हैं, घटक मतलब कंपोनेंट, घटक के मोलों की संख्या बट्टा घोल में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या। मतलब ये दोनों की जो अनुपात होता है वही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। हम बाइनरी सॉल्यूशन में पढ़े थे कि दो घटक के मिलने से बने घोल को क्या बोलते हैं? द्विधारी घोल बोलते हैं। अर्थात कहने मतलब ये है कि जिस घोल में दो घटक अगर होगा तो वो घोल क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए चीनी पानी के मिलने से जो घोल होगा वह बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा ना। मतलब इसमें घटक क्या है? दो कंपोनेंट है ना, चीनी और पानी। अगर मान लीजिए चीनी पानी नमक हो तो तीन घटक के मिलने से त्रिधारी घोल का निर्माण होता है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का हम बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम घटक ए को हम घुल मान लेते हैं और घटक बी को हम घोलक ले लेते हैं। मतलब इसको क्या? सॉल्यूट, और इसको हम मान लेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, ये SOLU है। ठीक है, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये N है। चलिए, माना कि घटक ए एवं बी एक बाइनरी सॉल्यूशन है। मतलब घटक ए और बी को एक क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। और हम जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही घटक भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम घटक ए के मोलों की संख्या को अगर हम Na से सूचित करें, मतलब घटक ए के मोलों की संख्या Na ले ले, घटक बी के मोलों की संख्या अगर हम Nb ले ले। ठीक है, घटक ए के मोल अंश हम अगर XA ले ले मान ले, और घटक बी के मोल अंश को हम XB से क्या करें? सूचित कर लें। और हम जानते हैं घोल जो होता है वह घुल और घोलक के योगफल के बराबर होता है। तो इस EB हम ले लेते हैं, घोल के कुल मोलों की संख्या जो होगा यहाँ Na प्लस Nb। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, इतना हमने मान लिया। अब देखिए, कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन मतलब द्विधारी घोल। अब द्विधारी घोल में जिस घटक के मोल फ्रैक्शन हमें ज्ञात करना होता है उस घटक के मोल फ्रैक्शन को कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस घटक के मोलों की संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और घोल में उपस्थित कुल घटक के मोलों को संख्या को हम योगफल कर देंगे, उसको जोड़ देंगे और उसको जोड़ कर उसको नीचे लिखेंगे और दोनों का जो अनुपात होगा वह उस घटक की मोल फ्रैक्शन हमें ज्ञात हो जाएगा। कैसे होगा? तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि घटक ए, अगर घटक ए के मोल अंश हम ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? उसको हम ऐसे लिखेंगे XA, मतलब घटक ए के मोल फ्रैक्शन को हमने XA से सूचित किया है। तो अगर घटक ए का मतलब घुल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना होगा तो जिस घटक का मोल फ्रैक्शन हमें ज्ञात करना होगा उसको ऊपर लिखेंगे। मतलब क्या? घटक ए के मोलों की संख्या क्या है? Na। कुल घटक के मोलों की संख्या का जो योगफल होगा उसको नीचे लिखेंगे। मतलब क्या? Na प्लस Nb। बस हो गया। मतलब घटक ए के मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? Na बाय Na प्लस Nb। उसी तरह अगर मान लीजिए
कि हम घटक B का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना चाहते हैं, तो जिस घटक के मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे। मतलब यहाँ घोलक के अगर मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे। मतलब XB बराबर क्या होगा, मतलब क्या, घटक B के मोल फ्रैक्शन, मतलब XB बराबर क्या होगा, NB बाय NA प्लस NB। हो गया, कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए कुछ इसको हम कुछ अलग से बताते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, नोट को, ये नोट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा किसी घोल में कुल घटक के मोल अंश का योगफल जो होता है हर हमेशा वह 1 के बराबर होता है, मतलब 1 के बराबर होता है। फिर सुनिएगा, मतलब घोल में उपस्थित कुल घटक के मोल फ्रैक्शन का योगफल जो होगा वह हमेशा 1 के बराबर होगा। लिख देते हैं, घोल में उपस्थित कुल घटक के मोल अंश का योगफल, मतलब एडिशन, ठीक है, योगफल हमेशा 1, मतलब क्या, 1 के बराबर होता है, मतलब समान होता है। मतलब घोल में उपस्थित कुल घटक के मोल अंश का योगफल जो होगा हमेशा 1 के बराबर होगा। अर्थात कहने मतलब यह है कि XA प्लस XB, घटक A के मोल अंश तथा घटक B के मोल अंश का जो योगफल होगा वह हमेशा 1 के क्या होगा, बराबर होगा, वह हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, घोल में उपस्थित किसी खास घटक, हमने खास घटक की बात किया, मतलब क्या, जिस घटक का मोल अंश ज्ञात करना होगा। घोल में उपस्थित किसी खास घटक के मोल अंश हमेशा 1 से कम होता है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में घटक A और घटक B है ना, अगर घटक A के मोल अंश ज्ञात करना चाहेंगे तो उसका वैल्यू 1 से कम होगा, या घटक B के वैल्यू ज्ञात करना चाहेंगे तो वो हमेशा 1 से कम होगा। कैसे होगा, जैसे देखिए ये कुल घटक है ना, घोल में उपस्थित कुल घटक के मोल अंश का योगफल जो है वो हमेशा कितना है, 1 के बराबर है। इसमें अगर मान ली XA का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, XA बराबर 1 माइनस XB, है ना। तो घोल में उपस्थित किसी खास घटक, मतलब जैसे ये घुल के मोल अंश ज्ञात करना चाहेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से कम होगा। या उसी तरह अगर हम XB ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस XA होगा। ठीक है, इसी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब XA ज्ञात करना चाहेंगे तो 1 में से XB को घटा देंगे, या XB को ज्ञात करना चाहेंगे तो 1 में से XA को घटा देंगे, तो उसका वैल्यू हमें निकल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि मोल अंश, मतलब मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब डोंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब यह तापमान पे निर्भर नहीं करता है। इस बात को आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। और लास्ट है कि मोल अंश का यूनिट नहीं होता है, मतलब इकाई इसकी नहीं होती। क्यों? तो इसका यूनिट जो होता है वह नहीं होता, मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह रेशियो में है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में हमने मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और थोड़ा बहुत मोलिडिटी के बारे में भी उसको हमने आपको बता दिया। जो पिछले वीडियो लेक्चर में है उसको हम कवर किए। अगर हमारे द्वारा पढ़ा है वो आपका अंदाज ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।